गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12th की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स यूनिट जो है ये बता क्या रही है, हमें सबसे पहले तो इस बात को समझें। स्टडी ऑफ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। क्लियर? किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट की स्टडी आपको करना है और उसके लिए जिस ब्रांच की आप हेल्प ले रहे हैं वो है केमिकल काइनेटिक्स। अब रेट की स्टडी कैसे करना है, अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शंस को, जैसे हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम पेट्रोल ले लें और पेट्रोल किसी सरफेस के ऊपर डाला और उठा करके आपने उसमें थोड़ा सा एक स्पार्क दे दिया, चिंगारी लगा दी, आग लगा दी उसके अंदर। हम देखते हैं बहुत तेजी से वो जो है पेट्रोल जलना स्टार्ट हो जाएगा। जल रहा है, ठीक, कौन जल रहा है? पेट्रोल जल रहा है। पेट्रोल हाइड्रोकार्बन है, हमें मालूम है, ठीक है ना, कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है, 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। और जल रहा है, कंबशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन हो रही है। ठीक, तो कितनी तेजी से वो रिएक्ट कर रहा है ना, उसके कंसंट्रेशन में पर यूनिट चेंज, पर यूनिट टाइम क्या चेंज हो रहा है, उसे हम क्या कहने जा रहे हैं? रेट कहने जा रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग केमिकल रिएक्शंस के हम एग्जांपल्स लेंगे और उन केमिकल रिएक्शन की रेट की हम स्टडी करेंगे यहां पर। ठीक, यह है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, अब इस यूनिट को हम सबसे पहले 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो स्टूडेंट्स पहले से पढ़ रहे हैं, मेरे लेक्चर्स जिन्होंने देखे हुए हैं, उन्हें आइडिया है कि किसी भी यूनिट को सबसे पहले मैं कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, जिससे हर एक पार्ट की हम अलग अलग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें और उनके ऊपर अपना बढ़िया तरीके से एक 100% एफर्ट लगा सकें। ठीक है ना, तो पूरी यूनिट एक साथ नहीं पढ़ी जाती, उस यूनिट को पहले छोटे छोटे पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। तो केमिकल काइनेटिक्स को हम जिस जिन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, उसमें फर्स्ट पार्ट आपका होता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहला पार्ट जो आप यहां पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। सेकेंड पार्ट जो आप यहां पर देखेंगे इस यूनिट का, उस यूनिट में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर? फर्स्ट पार्ट रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करना है, सेकेंड पार्ट में हमें सीखना है मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर? थर्ड पार्ट जो हम यहां पर इसका स्टडी करेंगे आफ्टर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दैट इज अहिर्नियस इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, अहिर्नियस इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। और फोर्थ पार्ट जो हम यहां पर स्टडी करेंगे इस यूनिट का, ठीक, that is very fast reaction and reaction mechanism. Okay, so we start with first part and that is rate of reaction. Clear? Now what is rate of reaction? फॉर्मूला यदि हम लोग इसका देखते हैं सिंपली, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? सो रेट ऑफ रिएक्शन इज change in concentration of reactant or product in unit time interval. Clear? Change in concentration of reactant or product in unit time interval is known as what? Rate of reaction. Now on the basis of rate, रिएक्शन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। क्लियर? कौन कौन सी कैटेगरी में आप रिएक्शन को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेट, यदि हम ये बात करते हैं, तो सबसे पहली जो यहां पर आपको बात देखने को मिलेगी, दैट इज वेरी फास्ट रिएक्शन। समझना बात को, क्या बोला? फर्स्ट टाइप इज वेरी फास्ट रिएक्शन। Now what is very fast reaction? अरे नाम से ही समझ में आ रहा है, those which are very fast are known as very fast reaction. ऐसे कैसे very fast भाई? करके देखिए। कई लोगों की आदत रहती है, मैंने देखा ऐसे कि बाइक है हमारे पास, उस बाइक के अंदर जो है फ्यूल टैंक है आपका, टंकी जैसे हम लोग बोलते हैं ना, फ्यूल टैंक है,
उसके अंदर पेट्रोल चेक करना है, ठीक। तो मैं तो क्या करता हूँ जनरली, ऐसा बाइक के ऊपर बैठे और थोड़ा सा ऐसा हिलाया बाइक को, दिख जाता भाई कितना पेट्रोल है कितना नहीं है। कुछ लोगों को देखा मैंने एक और स्टाइल वो लोग करते हैं, वो क्या करते हैं फ्यूल टैंक के अंदर ऐसा माचिस लगाते हैं और ऐसा झांक करके देखते हैं कितना पेट्रोल है। करना है ऐसा? नहीं करना है, ठीक, बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो कहो भैया ऐसी सलाह दी गई है मुझे। वहाँ एक बहुत बहुत वेरी फास्ट रिएक्शन हो जाएगी और अंदर जो पेट्रोल भरा हुआ है वो एकदम फटाफट क्या हो जाएगा, उसका इग्निशन या कंबशन स्टार्ट हो जाएगा। वेरी फास्ट रिएक्शन, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड्स, ठीक, विद इन अ सेकेंड जो स्टार्ट हो जाएं, जो कंप्लीट हो जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है? वेरी फास्ट रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है ना। कोई रिएक्शन कराना है, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन in presence of high heat or electric spark is also very fast reaction. Clear? So those reactions which complete in some seconds or milliseconds or microseconds are known as very fast reaction. Is it clear? Second type is what? That is very slow reaction. बहुत ही टिपिकल डेफिनेशन है, ध्यान से सुनिएगा। वेरी स्लो रिएक्शन, द रिएक्शंस विच आर वेरी स्लो आर नोन एज वेरी स्लो रिएक्शन, मीन्स विच रिक्वायर्ड आवर्स और डेज और मंथ्स और ईयर्स फॉर कंप्लीशन आर नोन एज व्हाट? वेरी स्लो रिएक्शंस, ठीक है ना। क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके? अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसा हमें पढ़ाया गया है बचपन में, ऐसा हमने सुना हुआ है, कहीं बुक्स में देखा हुआ है। जैसे पेट्रोलियम की बात करें, है ना, तो हमको बोला जाता है ये फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल से क्या मतलब निकालते हम लोग कि कहीं समुद्र में मछलियां शायद मर गई होंगी, वो नीचे दब गई होंगी, कुछ प्रेशर पड़ा, नीचे से हीट मिली हुई है, वो ऑयल में बदल गई, ऐसा सुना हुआ है, कहीं कहीं पड़ा हुआ है ना, ठीक। या कुछ प्लांट्स दब गए हैं, उनका वो ऑयल है, वो फॉसिल फ्यूल है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि ताजी 1 किलो मछली लेकर के आए, दबा दें, सुबह पेट्रोल मिल गया, उनका दबा के निकाल दिया, ऐसा हो पाएगा क्या? नहीं। फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, ठीक, ईयर्स लग गए, हजारों साल लग गए हैं, तब जाकर के पेट्रोलियम बना है, वेरी स्लो रिएक्शन। क्लियर? कोल फॉर्मेशन करना है, कोयला बनाना है आपको, है ना, इट इज ऑल्सो वेरी स्लो रिएक्शन। ग्रोथ, ठीक है ना, इतना होने में जाने कितने साल लग गए हैं, ठीक, वेरी स्लो रिएक्शन है ना। ग्रोथ जो है ये भी वेरी स्लो रिएक्शन है, ठीक। कर्ड फॉर्मेशन, है ना, दूध से दही बनना, कुछ टाइम तो लगेगा, आवर्स लगेंगे, है ना, कुछ घंटे लग सकते हैं उसके अंदर, मिनटों में तो दही बन नहीं रहा है, ठीक, मतलब वो भी काय का एग्जाम्पल हो गया वेरी स्लो रिएक्शन। अरे यहां तक बात समझे, ठीक। थर्ड वन इज मॉडरेटली स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेटली स्लो रिएक्शन या मॉडरेट रिएक्शंस क्या होती हैं? तो मॉडरेटली स्लो रिएक्शन या मॉडरेट रिएक्शन से मतलब है दोज विच आर नॉट वेरी फास्ट एंड नॉट वेरी स्लो। क्लियर? क्या बोला मैंने? दोज विच आर नॉट वेरी फास्ट एंड नॉट वेरी स्लो आर मॉडरेट और मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस, ठीक। तो जो जनरली आप रिएक्शंस की स्टडी करते हैं, जैसे आपने कहा N2 + 3H2 gives 2NH3, PCl5 gives PCl3 + Cl2। क्लियर? इन रिएक्शंस की हम स्टडी कर रहे हैं। ये रिएक्शंस जो हैं ये कैसी हैं? मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस हैं, मींस नॉट वेरी फास्ट एंड नॉट वेरी स्लो। तो हम सबसे पहले जो रेट की स्टडी करने जा रहे हैं, उस रेट में हमें क्या करना है? रेट में हमें स्टडी करना है फॉर मॉडरेट और मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस के बारे में। इज इट क्लियर? चलिए, तो रेट का फॉर्मूला आपको क्या नजर आ रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक। टाइम इंटरवल यदि हम यूनिट ले लें तो यूनिट टाइम इंटरवल ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। हो गया?
अब डेफिनेशन यदि बनानी है तो मैं बार बार बोल रहा हूं, यदि आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो क्लिक कर गया होगा। क्या डेफिनेशन में बोल रहा हूं? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल इज नोन एज व्हाट? रेट ऑफ रिएक्शन। और फिजिक्स हम पढ़ते ही हैं, फिजिक्स में जब भी रेट निकालना रहता है तो आप बोलते ही हैं चेंज विथ टाइम। चेंज विथ टाइम इज नोन एज व्हाट? रेट। क्लियर? अब कोई एक रिएक्शन मेरे पास है, मान लीजिए A गिव्स B, और यदि इस रिएक्शन की मैं बात करता हूं, A गिव्स B की यदि मैं बात कर रहा हूं, तो मुझे मालूम है ये क्या है, यहां पर रिएक्टेंट है और ये क्या है, यहां पर प्रोडक्ट है। ध्यान से सुनिएगा बात को, ठीक है? एज रिएक्शन प्रोसीड, the concentration of reactant decrease and the concentration of product increase। ठीक है, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जा रहा है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जा रहा है। क्वेश्चन है, पहले रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा या पहले प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा? क्या पूछा? पहले रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा या पहले प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा? तो आंसर है एज रिएक्शन प्रोसीड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज। मतलब इसके डिक्रीज होने की रेट और इसके इंक्रीज होने की रेट आपस में क्या है? इक्वल है। आ रही बात समझ में? इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम और इक्वल टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम। समझ रहे बात को? यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो रेट आप शो कर रहे हैं उनके बीच में कौन सा साइन आना चाहिए? इक्वल टू का साइन आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? वो कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को? बढ़िया, ठीक। अब कोई भी एक केमिकल रिएक्शन यदि मुझे दी हुई है और उस केमिकल रिएक्शन के लिए मुझे रेट का डेरिवेशन शो करना है, कैसे मैं रेट को एक्सप्रेस करूंगा? तो चलिए उसे लिखना सीखते हैं हम लोग। मान लीजिए मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। बहुत ध्यान से सीखिए और समझिए बात को, ठीक है? ये A प्लस बी यहां कौन है? रिएक्टेंट है, और C प्लस डी यहां पर कौन है? प्रोडक्ट है, ठीक है ना? A प्लस बी रिएक्टेंट है, C प्लस डी क्या है? यहां पर प्रोडक्ट है इस रिएक्शन के लिए। मुझे मालूम है यदि मैं इनिशियल मोल की बात करता हूं, तो इनिशियल मोल की यदि मैं बात करता हूं तो इसका इनिशियल मोल है A1, यहां B1, C1, D1। फाइनल मोल या फाइनल कंसंट्रेशन की मैं बात करता हूं तो A2, B2, C2, D2। And we know that A1 is greater than A2, B1 is greater than B2, but C1 is less than C2 and D1 is less than D2। इस बात में किसी को डाउट तो नहीं? क्यों हो रहा है ऐसा? जल्दी से बता दीजिए। अरे इसमें क्या बताना है भाई, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होना है तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो हाई रहेगा, और रिएक्टेंट के लिए और फाइनल कंसंट्रेशन कैसा रहेगा? उसका लो रहेगा। प्रोडक्ट के केस में जस्ट उल्टा हो जाता है, प्रोडक्ट का फाइनल कंसंट्रेशन हाई रहेगा और इनिशियल कंसंट्रेशन कैसा रहेगा? लो रहेगा। इज इट क्लियर? आती है ये बात समझ में? ठीक है ना? अब क्या करना है, मुझे रेट लिखना है। रेट क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन, और चेंज हमेशा क्या होता है? चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। यदि फाइनल माइनस इनिशियल होना है तो इसको मैं कैसा लिखूंगा? A2 माइनस A1 अपॉन टाइम इंटरवल को कैसे शो करूंगा? डेल टी से। क्लियर? अब बी रिएक्टेंट के बारे में लिखना है तो बी रिएक्टेंट के बारे में क्या लिखूंगा? B2 माइनस B1 अपॉन डेल टी। ठीक? चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, चेंज है, चेंज का साइन है ना? सी प्रोडक्ट के लिए क्या लिखोगे? C2 माइनस C1 अपॉन डेल टी।
और डी प्रोडक्ट के लिए क्या लिखोगे, d2 माइनस d1 अपॉन डेल टी। यहां तक बात समझ में आई सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या बताने जा रहा हूं। यहां क्या होना है, क्या यहां पे प्लस लगा दूं, ए और बी के बीच में प्लस था, बी और सी के बीच में गिव्स का साइन था, सी और डी के बीच में प्लस था, लगा दूं क्या, बिल्कुल नहीं। ध्यान से सुनिएगा, पहले जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उस क्वेश्चन को समझिए और अपने आप से उसका एक थोड़ा सा अपने दिमाग में पॉइंट बनाने की कोशिश करिए। ए बी से रिएक्ट कर रहा है और उससे सी और डी का फॉर्मेशन हो रहा है। मेरा क्वेश्चन ये कि पहले ए रिएक्ट करेगा या पहले बी रिएक्ट करेगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले सी का फॉर्मेशन होगा या पहले डी का फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो आप एक सिंपल सा आंसर देंगे, जैसे जैसे ए रिएक्ट करेगा वैसे वैसे बी रिएक्ट करेगा। मतलब ए के रिएक्ट करने की रेट और बी के रिएक्ट करने की रेट आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ए के रिएक्ट करने की रेट और बी के रिएक्ट करने की रेट आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ठीक, जैसे जैसे सी का फॉर्मेशन होगा वैसे ही वैसे डी का फॉर्मेशन होगा, यानी सी के फॉर्मेशन की रेट और डी के फॉर्मेशन की रेट भी आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। और जैसे जैसे ए और बी का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा वैसे वैसे सी और डी का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। मतलब इनके डिक्रीज होने की रेट और इनके इंक्रीज होने की रेट आपस में कैसी होगी, इक्वल। तो फाइनली बात ये आई कि सारे के सारे रिएक्टेंट और सारे के सारे प्रोडक्ट के बीच में आपको काय का साइन लगाना है, इक्वल का साइन लगाना है। आ गई यहां तक बात समझ में, दिक्कत तो नहीं। ठीक, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ है ना, इसको ऐसा लिख देता हूं मैं, चलो ठीक, पूरा नहीं लिखना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है इसको, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, 2 - 1, 2 - 1 मीन्स व्हाट, डेल, चेन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया यहां पर डेल ए बाय डेल टी, डेल बी बाय डेल टी, डेल सी बाय डेल टी और डेल डी बाय डेल टी। इज इट क्लियर? ठीक, अब इसमें गड़बड़ कहां है उसे समझिए। क्या मैंने एक छोटा सा यहां पे पॉइंट जो है वो छिपा के रखा है, जरा उसको समझिएगा। सभी 2 - 1 यानी फाइनल माइनस इनिशियल को आपने चेंज कहा और सभी चेंज को आपने काय से शो कर दिया, यहां पर डेल से शो कर दिया, ये कर दिया डेल से शो, ठीक है ना। पर ध्यान से देखिए ये क्या था, a2 - a1 था और a2 - a1 यदि था तो मुझे दिख रहा है a1 इज ग्रेटर देन a2। यदि a1 इज ग्रेटर देन a2 है तो यहां पे कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव। ये क्या था, b2 - b1 था और b1 इज ग्रेटर देन b2, तो यहां भी कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव। इस केस में ऐसा होगा क्या, बिल्कुल नहीं। इस केस में ऐसा होगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो एक बात मुझे समझ में आई कि जब भी मुझे किसी रिएक्शन के लिए रेट रिप्रेजेंट करना है, किसी भी रिएक्शन के लिए यदि मुझे रेट रिप्रेजेंट करना है तो क्या क्या रूल्स रहेंगे, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट, सभी रिएक्टेंट और सभी प्रोडक्ट को आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, रूल है। सभी रिएक्टेंट और सभी प्रोडक्ट को आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। सभी स्क्वायर ब्रैकेट के आगे डेल का साइन मस्ट कंपलसरी है। सभी को डेल टी से डिवाइड करने वाले हैं तभी तो वो रेट में कन्वर्ट होगा। और फाइनली सभी के बीच में इक्वल टू का साइन आना चाहिए और यहां पर कौन सा साइन आना चाहिए, रिएक्टेंट के आगे नेगेटिव साइन आना चाहिए। लग रहा होगा कि यार कितनी छोटी सी बात है, लेकिन आप समझिए आपका पूरा का पूरा कैरियर इस छोटी सी बात पर डिपेंड हो सकता है। क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव की बात करते हैं, आईआईटी की बात करते हैं या मेडिकल के किसी एग्जाम की बात करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस करने के लिए आता है। कोई भी एक केमिकल रिएक्शन दे दी जाती है और आपसे पूछता है कि करेक्ट इसका क्या है प्रेजेंटेशन। ठीक, तो जैसे ये रिएक्शन यदि दी होती तो ये सब नहीं करना है आपको बीच का, ठीक है ना। 12th का एग्जाम भी देना है तो ये सब बीच का आपको कुछ भी नहीं लिखना है। आपको सीधे रिएक्शन दी हुई है, रेट का एक्सप्रेशन पूछा, आपने डायरेक्ट उठा करके लिख दिया। इज इट क्लियर? ध्यान रखिएगा कहां पे मिस्टेक होती है, अति उत्साह, ओवर कॉन्फिडेंस, है ना, बहुत सी गड़बड़ें करवाता हम लोगों से। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम जल्दबाजी में शायद यहां नेगेटिव लगाना भूल जाए, यहां भी भूल गए, 0 मार्क्स। एक में लगा दिया, दूसरे में लगाना भूल गए, 0 मार्क्स।
हो सकता है यहां पे बीच में इक्वल टू का साइन लगाना भूल गए, कहीं पे प्लस लगा दिया, कहीं गिव्स लगा दिया, कहीं प्लस लगा दिया, 0 मार्क्स। यानी इस फॉर्म के अलावा यदि आपने कुछ और भी लिखा तो आपको परम शून्य की प्राप्ति होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक। पूरी तरह 0 मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। अब ये तो एक नॉर्मल रिएक्शन हो गई। मान लीजिए मुझे कोई बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दी जाती तो उसके रेट को मैं कैसे एक्सप्रेस करता, ठीक है ना। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दी हुई है मुझे और मुझे उसका रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया है। जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन है, ठीक है। इसी रिएक्शन को मैंने बैलेंस्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है ना। अब इसका मुझे रेट का एक्सप्रेशन बताना है। ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी जो लिखे हुए हैं ये क्या है, ये तो जानते हैं हम लोग। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो करना क्या रहेगा आपको, देखिए मैं तरीका आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, पहले तो आप मोल्स को छोड़िए, जो आता है वो लिख दीजिए। क्या आता है आपको, माइनस डेल ए बाय डेल टी इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी इज इक्वल टू डेल सी बाय डेल टी इज इक्वल टू डेल डी बाय डेल टी। लिख दिया हमने। अब आप इसको लिखने के बाद क्या करेंगे कि उस इक्वेशन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के सामने जिस पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई है या जिस मोल से मल्टीप्लाई है उससे उसको डिवाइड कर देंगे। यानी यहां आ जाएगा 1 बाय ए, 1 बाय बी, 1 बाय सी एंड 1 बाय डी। तो इस इक्वेशन का करेक्ट रेट का प्रेजेंटेशन ये हुआ। आ गई बात समझ में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। एक और एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपको एक इक्वेशन दी हुई है N2 प्लस H2 गिव्स NH3। अब N2 प्लस H2 गिव्स NH3 आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है इसका रेट का आप प्रेजेंटेशन दीजिए, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए। ठीक, क्या करूं मैं, लिख दूं सीधे रेट ऑफ रिएक्शन? जल्दी बोलो हाँ या ना। इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख देता हूं, माइनस डेल N2 बाय डेल टी इक्वल टू माइनस डेल H2 बाय डेल टी इज इक्वल टू डेल NH3 बाय डेल टी। लिख दिया मैंने उठा के, कुछ गड़बड़ तो नहीं? यस और नो? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? अरे भाई सबसे पहले उस रिएक्शन को बैलेंस तो करिए, ठीक, उसके बाद रिप्रेजेंट करना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है हम लोगों को, है ना। तो इस रिएक्शन को हम पहले बैलेंस कर लेते हैं, इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है ना। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 हो गया। अब क्या करेंगे, जिस नंबर से मल्टीप्लाई है उसी नंबर से उसको डिवाइड करना है, ठीक। तो यहां तो कोई बात ही नहीं है, माइनस डेल N2 बाय डेल टी, लेकिन ये क्या हो जाएगा 1/3 डेल H2 बाय डेल टी। ये क्या हो जाएगा जल्दी बोलिए, 1/2 डेल NH3 बाय डेल टी। इज इट क्लियर? आ रही है बात समझ में? ठीक, तो ऐसी कोई भी नोन या अननोन इक्वेशन यदि मैं आपको देता हूं तो सबसे पहले आप उस इक्वेशन को बैलेंस करिए और बैलेंस करने के बाद फिर आप इस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है ना। अच्छा मान लीजिए मैंने आपको ऐसी रिएक्शन दी होती, क्या, NH3 गिव्स, ये दे दी इक्वेशन। अब आपसे कहा कि चलो भाई साहब इस इक्वेशन को आप मुझे रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बताइए, ठीक। अब इस इक्वेशन को रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो क्या करा जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, रिएक्टेंट कौन है आप, NH3 है, तो क्या लिखोगे, माइनस डेल NH3 बाय डेल टी इज इक्वल टू, अब ये प्रोडक्ट हो गए हैं ध्यान रखना, तो माइनस का साइन नहीं आएगा, 1/2 आ गया। तो मैंने क्या बोला, जिस नंबर से मल्टीप्लाई उससे डिवाइड करना है, तो 1/1/2 करोगे। जब 1/1/2 करोगे तो बोलो क्या हो जाएगा, 2 डेल N2 बाय डेल टी। इसको क्या करोगे, 1/3/2, और जो 1/3/2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 डेल H2 बाय डेल टी। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम?
ठीक है, तो ये हुआ रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन। इस प्रकार से आप एक्सप्रेस करोगे, इस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए रिप्रेजेंट की जाएगी। ठीक है ना, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत लंबी लड़ाई है। अब इसके बाद आगे हमें सीखना है एवरेज रेट क्या होती है। एवरेज रेट के बाद हम सीखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट सीखेंगे हम लोग, और साथ में ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं।